नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज माली आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह हमारी पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 की लेक्चर सीरीज़ है। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने हमारे द्वारा आपको पटवारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 अंतर्गत प्रस्तावित टॉपिक्स पर तैयारी करवाई जा रही है। मेरे द्वारा आपको सामान्य अंग्रेजी का अध्ययन करवाया जा रहा है, जिसमें हमने पहले 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उन लेक्चर्स में आपको नाउन्स के बारे में जानकारी दी, नाउन्स के प्रयोग, नाउन्स के संबंध में जो नियम लागू होते हैं अंग्रेजी में वो, और नाउन्स के किसी वाक्य में प्रयोग का तरीका क्या होता है उसके संबंध में हमने कुछ क्वेश्चंस भी सीखे थे, क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब इस वाले लेक्चर में हम आपको आर्टिकल्स के बारे में समझा रहे हैं। क्योंकि फ्लो जो अंग्रेजी कोई सेंटेंस रहता है उसमें फ़्लो ऐसा रहता है कि पहले आर्टिकल फिर नाउन इस टाइप से, फिर एडजेक्टिव वगैरह इस टाइप से आते हैं। तो उसी फ्लो में हम अपना ये भी सीख रहे हैं, जो हमारा लेक्चर सीरीज है उसी फ्लो में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आर्टिकल भी अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छोटा टॉपिक पर थोड़ा महत्वपूर्ण ज़रूर है, क्योंकि आर्टिकल में कई बार हम ज़्यादातर मिस्टेक छोटे छोटे आर्टिकल्स में कर देते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें हम आर्टिकल को थरोली पढ़ेंगे, टिप टू टो इस टाइप से पढ़ना चालू करेंगे, ताकि जो है आपको आर्टिकल से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। इसमें हमारे प्राय से ही रहेगा कि आपको आर्टिकल जो टॉपिक है इस पर पूरा क्लियर करें। अगर और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आर्टिकल संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आर्टिकल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी समझेंगे। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी उससे पहले आपको सभी को शुभकामना है, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप पटवारी में भर्ती परीक्षा में अच्छा नंबर से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो हम आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स अंग्रेजी भाषा में किसी नाउन अर्थात संज्ञा की निश्चितता अथवा अनिश्चितता बताने वाले शब्दों को आर्टिकल्स कहा जाता है ना, निश्चितता या अनिश्चितता। अब ये तो मैंने कह दिया कि निश्चितता या अनिश्चितता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, उन्हें नाउन की निश्चितता या अनिश्चितता बताने वाले शब्दों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन अनिश्चितता और निश्चितता क्या होती है? अब अनिश्चितता और निश्चितता को समझते हैं। तो कोई नाउन निश्चित अर्थात डेफिनेट कब होगी? कोई नाउन निश्चित अथवा डेफिनेट तब होगी जब वह किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है जिसे हम वर्तमान में देख रहे हैं। जैसे कि मेरे सामने कोई टेबल पड़ी है या कोई चेयर पड़ी है, तो मैं उस कुर्सी के बारे में या उस टेबल चेयर के बारे में सर्टेन हूँ, निश्चित हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि द चेयर, है ना, मतलब निश्चित वाली बात होगी। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिक्र कर रहे हैं जिससे हम पहले परिचित हो, ठीक है, हम जब किसी चीज़ को पहले से जानते हैं तो उसके बारे में निश्चित होते हैं। जैसे आप मैं हूँ या कोई और है, आप अपने भाई को जानते हैं तो आप उससे पूरी तरह परिचित हैं, तो आप उसके बारे में निश्चित है। तो वैसे ही दूसरी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो दो केस तो ये होगी। और एक तीसरी केस वो होती है जो वस्तु या स्थान है, यहाँ पे मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, वह वस्तु या स्थान जो है अपने आप में यूनिक है, तब हम उसे उसके लिए जो प्रयुक्त नाउन है उसे डेफिनेट कहा जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें क्लियर होगी कि एक तो जिसे हम अपने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, है ना, अपने सामने देख रहे हैं, एक वो जिसे हमने पहले देखा है या जिससे हम पूर्व में परिचित है, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या वह वस्तु या स्थान जो अपने आप में यूनिक हो, वो डेफिनेट नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं नाउन के संबंध में। नाउन के संबंध में 3 चीज़ें हैं। तो डेफिनेट नाउन होने के लिए आपने उसको देखा, आप उससे पहले देख चुके हैं, या वो अपने आप में यूनिक है। 3 चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तब हम कोई नाउन डेफिनेट कहलाएगी। अब अनिश्चित नाउन क्या होगी? अनिश्चित नाउन ऐसी होती है, हो सकता है जिसे आपने देखा हो, ना देखा या ना भी देखा हो, पर वो क्या है, किसी बड़े समूह का एक हिस्सा होती है और उसमें से कोई एक चीज़ होती है। जैसे आपने मान लीजिए कि एक जार लेके आए और जार के अंदर कंचे भरे हुए, कंचे यानी कि जो हम बचपन में खेलते थे कंचे वाले, तो कंचों में सभी कंचे लगभग एक जैसे हैं। तो उनमें से अगर आप कोई कंचा निकालते हो तो क्या आप उसमें से किसी एक कंचे को अलग से पहचान सकते हो? नहीं, उसके आप बारे में आप निश्चित नहीं हो। मतलब उस कंचे में से कोई आपसे कहा जाए कि आप उसमें से कोई कंचा निकालो, तो आप कोई सा भी कंचा निकाल के दे दोगे, ना मैं उस कंचे को डिफरेंशिएट कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में निश्चित नहीं हो, उसमें कुछ निश्चितता नहीं है।
तो ऐसी वो किसी बड़े ग्रुप यानी कि जार का हिस्सा था, उस जार में बहुत सारे उसके हिस्से थे और उसमें से आपने एक निकाला, तो आप उसके बारे में सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है ना। इसी प्रकार जब ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जो यूनिक नहीं है और उसके जैसी और भी जो है संसार में या जो आपके आसपास वैसी चीज व्यक्ति वस्तु स्थान उपलब्ध हो, तो वो किसी बड़े समूह का हिस्सा हो, तो फिर वो इनडेफिनेट कही जाएगी नाउन। ठीक है, समझ में आ गया? इतना मुझे लगता है क्लियर होगा। आगे जब हम प्रयोग करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर जो किसी बड़े समूह का हिस्सा हो और उसमें से हम किसी को निकालें, वो कोई उसमें कोई अपनी यूनिकनेस ना हो, है ना, तो वो अनिश्चित कहलाएगी। ये दो चीज़ें आपको निश्चित और अनिश्चित क्लियर करने के लिए पर्याप्त होंगी और हम जो आगे जब अगली स्लाइड में देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स का ही एक भाग है। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं किसी वाक्य में। ठीक है, नाउन की ओर इशारा करने वाले वाक्य जो होते हैं, नाउन को बताने वाले कि यार ये भैया ये चीज़ नाउन है, नाउन के आगे प्रयोग, तो नाउन को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे अंग्रेजी वाक्य में वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात अब अंग्रेजी भाषा में या किसी सेंटेंस में हम जो नाउन आर्टिकल प्रयोग करते हैं तो वो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल वैसे 3 होते हैं टोटल, अंग्रेजी में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और ये दी, है ना। ए, एन और दी 3 आर्टिकल है। लेकिन ये जो 3 आर्टिकल है इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला अनिश्चित आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। जो ए और एन होते हैं वह इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये नाउन की अनिश्चितता को दर्शाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अनिश्चितता, तो वो अनिश्चितता जो बताने वाला आर्टिकल्स है वे ए और एन है। उसके बाद निश्चितता बताने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें निश्चित आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ये नाउन की निश्चितता को बताते हैं और इसके अंतर्गत केवल द आता है। तो अंग्रेजी में केवल 3 प्रकार के 3 आर्टिकल है, ए, एन और दी, जिसमें से ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन अनिश्चित नाउन के आगे लगाए जाते हैं और द जो है डेफिनेट नाउन के आगे लगाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो आर्टिकल की वाक्यों में स्थिति। अब चूंकि हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं तो आर्टिकल की स्थिति क्या हो सकती है किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में आर्टिकल की स्थिति किस प्रकार की होगी वो हम समझते थोड़ा। तो देखिए, आर्टिकल किसी वाक्य में जो है इन 3 स्थितियों में संभव हो सकता है। ठीक है, एक तो नाउन के ठीक पहले, आर्टिकल नाउन के ठीक पहले आ जाए। जैसे नवजोत इज अ गर्ल। अब नवजोत क्या है? नवजोत एक लड़की का नाम है, नवजोत एक लड़की का नाम है, तो नवजोत इज अ गर्ल। अब नवजोत एक प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ए एक आर्टिकल है और गर्ल एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये जो है कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन के आगे हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नवजोत इज अ गर्ल। ठीक है, तो अब जो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ये नाउन के ठीक पहले हुआ, कॉमन नाउन के ठीक पहले। ठीक प्रकार की हो सकती है, जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा नवजोत इज अ गर्ल। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, नवजोत इज अ गर्ल। गर्ल एक कॉमन नाउन है, ए एक आर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है इस गर्ल नाम की कॉमन नाउन के आगे हुआ है। ठीक है, अगला हम समझते हैं कि अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। एक बात तो ये होगी। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे ये नवजोत इज अ गुड गर्ल। अब नवजोत इज अ गुड गर्ल, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, ये गर्ल पूर्वत एक कॉमन नाउन थी। उसी उदाहरण को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि आपको समझने में सहजता हो। गर्ल एक कॉमन नाउन है, ए एक आर्टिकल है, तो ये गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है। तो ये जो गुड है ये गर्ल के आगे और आर्टिकल के पहले है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले आगे होगा, ठीक पहले। ये एडजेक्टिव के ठीक पहले कौन आ रहा? आर्टिकल आ रहा है। इसी प्रकार अच्छा, ये ए आर्टिकल चूंकि यहाँ पे उपयोग हुआ है तो आर्टिकल ये जो ए का डिसाइड हुआ है यहाँ पे तो इस नाउन से हुआ, लेकिन यहाँ की स्थिति में ए या एन का प्रयोग किससे हुआ? वो डिसाइड होगा इस एडजेक्टिव से। ठीक है, नाउ आर्टिकल के ठीक पहले जो वर्ड आ रहा है
उसके आधार पर आर्टिकल डिसाइड हुआ कि यार यहाँ पे ए लगा या एन लगा। अब जो ए और एन लगाने के जो विस्तृत नियम है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आप बात याद रखिएगा कि जब इस प्रकार से कुछ आ रहा है किसी वाक्य में तो हम वहाँ पे अगर नाउन है, अगर डायरेक्ट आ रही है आर्टिकल, नाउन अगर आ रही है प्योरली तो उसके आगे हम आर्टिकल लगा लेंगे, लेकिन नाउन के अगर आगे कोई एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के आगे लगेगा, और जो आर्टिकल का डिसाइड है वो फिर नाउन के आधार पे ना होकर इस एडजेक्टिव के आधार पे होगा। ठीक है, अब उसके तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो। अब एक और केस इसने फंसा दी कि जो नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो एडवर्ब के ठीक पहले आर्टिकल का उपयोग होगा। कैसे, अब देखिए नीचे उदाहरण दे रखा है, नवजोत, उसी उदाहरण को हमने फिर मॉडिफाई किया आपको समझाने के लिए, नवजोत इज अ वेरी गुड गर्ल। अब है ना, ये जो गर्ल है ये कॉमन नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है जो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कोई दौड़ता है, ही रन्स, ही हमने बताया कि वो दौड़ता है, लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए आप क्या लिखेंगे, ही रन्स वेरी फास्ट। तो वेरी क्या हो गया, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि दौड़ता तो है लेकिन दौड़ता किस प्रकार से, दौड़ता वो तेज है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे ये जो नवजोत इज अ वेरी गुड गर्ल, तो गर्ल एक कॉमन नाउन थी, गुड एक एडजेक्टिव था और वेरी जो आपका एक एडवर्ब था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आर्टिकल का प्रयोग है हमने गर्ल के आगे नहीं किया, गुड के आगे नहीं किया और वेरी के आगे किया, यानी कि एडवर्ब के आगे किया। तो तीन उदाहरण से आपने समझ चुके हैं कि पहले अगर आर्टिकल के ठीक पहले अगर नाउन अगर प्योरली सेंटेंस में मौजूद है तो फिर नाउन के आगे लग जाएगा, अगर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आगे लगेगा, और अगर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के आगे अगर कोई एडवर्ब हो तो उस स्थिति में आर्टिकल एडवर्ब के आगे लगेगा, और उस आर्टिकल डिसाइड किससे होगा, वो डिसाइड होगी एडवर्ब के आधार पर जो उसके ठीक पहले लगाओ, बाद में है मतलब। ठीक है, अब उसके बाद एक और नियम है कि आल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आल, बोथ, सच, डबल और हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार होगा ये मैं आपको समझाता हूं। गिव मी डबल द अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा गिव मी डबल द अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा गिव मी डबल द अमाउंट, ये इस टाइप से है। तो ये अब देख रहे हैं आप कि जो डबल वाला वर्ड है उसके बाद एक द आर्टिकल का प्रयोग हुआ, अभी द का प्रयोग बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे आप बता रहे हो कि अगर इसके अलावा अगर दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम, हाफ या सच लेते हैं, तो शी इज सच अ गुड गाय। तो यहाँ पे हमने लिखा ही इज सच अ गुड गाय, तो ये आर्टिकल का है, सच के बाद प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से बोथ है ना, जैसे बोथ द लाइट्स यानी कि जो कमरे की लाइट है वो, बोथ द लाइट्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो दोनों लाइट थी वो खराब थी। यहाँ पे भी हमने बोथ के बाद द आर्टिकल का प्रयोग किया। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं हम, आल को लेते हुए एक उदाहरण लेते हैं कि आल द बॉयज स्टैंड अप। अभी कोई शिक्षक आके बोले कि आल द बॉयज स्टैंड अप, क्लास में आए, उन्होंने बोला कि यार आप जो है खड़े हो जाइए सभी, तो ये आल के आगे भी द का उपयोग है। तो वो बोथ के बाद हमने देखा, सच के बाद देखा, डबल के बाद देखा, है ना, हाफ अ किलो, एक हाफ वाला उदाहरण वो देख लेते हैं हम। गेट मी
हाफ अ किलो बनाना। ए गेट मी बनाना हाफ अ किलो, इस टाइप से भी हो सकता है। तो हाफ के आगे भी हमने ए का प्रयोग किया, हाफ अ किलो, है ना। तो हाफ के बाद भी आर्टिकल का प्रयोग है इस प्रकार। अब तो ये आपने देख लिया कि आल, बहुत, सच, डबल, हाफ के बाद भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। आर्टिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, चूंकि डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है, पर वो इनके इन वर्ड्स के बाद ये माना जाता है कि आर्टिकल का प्रयोग होना है। ठीक है, ये एक रूल है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। और नेक्स्ट रूल ये कहता है कि हाउ, सो, टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले होगा। ठीक है, हाउ, सो, टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव बाद और नाउन के पहले होगा। इसका हम उदाहरण समझते हैं। उदाहरण लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हाउ ठीक है, अब हमने लिखा कि हाउ ब्यूटीफुल अ डे इट इज़, मतलब कैसा, कितना सुहाना है, कितना अच्छा सुंदर दिन है। तो ये हाउ के बाद एक एडजेक्टिव आया और डे एक कॉमन नाउन था। डे एक कॉमन नाउन है, अब देख पा रहे, ये हाउ एक वर्ड हो गया अपना। ठीक है, हाउ के बाद एडजेक्टिव आया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल के बाद आपने देखा कि एक कॉमन नाउन आई डे। तो हाउ अगर आता है तो हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो नाउन, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, नाउन के पहले तथा एडजेक्टिव के बाद होगा। ये एक और नियम है ऐसा। यही नियम सो और टू के ऊपर भी लागू होते हैं। उसके उदाहरण हम और आगे आने वाले उदाहरण, जब हम क्वेश्चन सीखेंगे तो उसमें करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिए के द्वारा इसको समझाया है। सो और टू के साथ भी इसी तरह से हम समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम हमारे मूल जो टॉपिक है उसके जो आर्टिकल्स हैं उनके नियमों के पर आते हैं। तो नियम क्या कहता है आर्टिकल ए के प्रयोग के संबंध में। अब आर्टिकल ए का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी अंग्रेजी वाक्य में आर्टिकल का जो आर्टिकल का जो प्रयोग है उसका भावार्थ क्या निकलता है। जब हम अंग्रेजी आर्टिकल में, अंग्रेजी किसी सेंटेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उसका अर्थ क्या निकलता है। अंग्रेजी आर्टिकल में ए का अर्थ निकलता है कोई एक। ठीक है, कोई एक। ये जब हम किसी अंग्रेजी वाक्य को बोलते हैं तो जैसे उदाहरण लिखता हूँ मैं यहाँ पे, गिव मी अ पेन। ठीक है, मैंने कहा मुझे एक पेन दीजिए। अब यहाँ पे पेन कोई भी एक पेन है, तो यहाँ पे अ पेन लिखा, मतलब इस ए का भावार्थ क्या आ रहा है कि कोई एक पेन दीजिए। अब जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका भावार्थ ही निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। उस अर्थ जब हम डायरेक्ट अर्थ निकलेगा, अर्थ और भावार्थ में क्या एक डिफरेंस बता देता हूँ। अर्थ जो उसका लिटरली मीनिंग है कि गिव मी अ पेन, यानी कि मुझे एक पेन दीजिए, लिखने में ऐसा आएगा। लेकिन उसका मतलब क्या निकल रहा है, एक के आगे एक अदृश्य रूप से कोई व्याप्त है, कोई उपलब्ध है वहाँ पे। जैसे कोई एक, जब मैंने लिखा कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए, तो उस एक के आगे ये अदृश्य रूप में था कोई, मतलब कोई सा भी एक पेन दीजिए, उसको इसने कोई पर्टिकुलरली बताया नहीं। तो किसी अंग्रेजी वाक्य में ए का प्रयोग कोई एक के रूप में होता है। अब अंग्रेजी वाक्य में प्रयुक्त नाउन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किन कंडीशंस के आधार पर होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली कंडीशन आती है कि नाउन काउंटेबल हो। जैसा कि आप नाउन वाले चैप्टर में हमने आपको बताया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। तो काउंटेबल नाउन वे नाउन होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। नाउन काउंटेबल होने के साथ ही दूसरी केस ये आती है कि नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन नाउन होनी चाहिए, यानी कि जैसे पेन है, या प्लूरल नाउन नहीं होनी चाहिए कहने का आशय। प्लूरल आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझाया था प्लूरल क्या होता है, तो प्लूरल नाउन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि नाउन का पहला अक्षर भी अंग्रेजी का कोई व्यंजन, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू हो। तो नाउन हो उनको छोड़ के, मतलब इन जो ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी के स्वर हैं, इनको छोड़ के कोई लेटर हो, अर्थात कोई व्यंजन हो, तो हम ये उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और एक और तीसरी कंडीशन ये है, चौथी कंडीशन ये है कि नाउन के पहले अक्षर की ध्वनि भी व्यंजन होनी चाहिए। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि होनी चाहिए, जैसे कि ए, ई, आई, ओ। अब यहाँ पे मैंने यू नहीं लिखा, इस बात को आप गौर फरमाइएगा कि जो स्वर थे ए, ई, आई, ओ, यू है, लेकिन जब हम लिख रहे हैं ध्वनि के केस में तो ध्वनि ए, ई, आई, ओ की होनी चाहिए, यू की नहीं होनी चाहिए। जब यू की ध्वनि हो जाएगी तो वो वहाँ पे वापस
आर्टिकल ए का प्रयोग, जिससे यहाँ पे अगर यू की ध्वनि नहीं हो तो करेंगे, और ए ई आई ओ की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का आशय समझ रहे कि अगर कोई नाउन हो रही है तो उसके आगे ए ई आई ओ यू की ध्वनि ना आए तो हम कॉन्सोनेंट का आई ओ की ध्वनि ना आए तो हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यू की ध्वनि आ रही है तो हम उसके आगे आर्टिकल ए का लगाएंगे, ठीक है। ए और अब चौथा जो हम पांचवा नियम है, कंडीशन, तो ये 4 बेसिक कंडीशन है। उसके अलावा कुछ नियम स्वरूप मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नाम, प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा जैसे कि लकड़ी वगैरह, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जो गणना योग्य नाउन ना हो जैसे कि वाटर वगैरह, इनके नाम के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक नियम है, इस नियम को याद रखिएगा कि अगर कोई भी अगर इस टाइप का आपको किसी उदाहरण सेंटेंस में देखने मिल रहा है कि प्रॉपर नाउन आ रही है वहाँ पे, तो वहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग का नहीं होगा। प्लूरल नाउन अगर ये तो वो उसका प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रही तो नहीं होगा। मटेरियल नाउन नहीं आ रही तो नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नाउन अगर आ रही है तो वहाँ पे भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और तो किया कहाँ जाएगा? सामान्य तौर पर आर्टिकल ए का किसी सेंटेंस में प्रयोग कॉमन नाउन के आगे किया जाता है। जैसे पेन अपने आप में एक कॉमन नाउन भी है। प्रॉपर तो है कि किसी वस्तु का प्रॉपर का नाम है, लेकिन वो एक कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन ऐसे कि दुनिया में बहुत सारे पेन है, कोई पर्टिकुलर पेन का नाम उसने नहीं लिया। ऐसे ही अब हम आगे मूव करते हैं, उदाहरण समझते हैं। मैंने लिखा कि राम इज अ बॉय, ठीक है ना। तो अब हम वो 4 कंडीशनों के आधार पे मैंने जब ये आर्टिकल ए लगाया तो क्या वो 4 कंडीशन है जो मैं आपको बताया हूँ सेटिस्फाई हो रही है? देखते हैं हम। बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक है। पहली कंडीशन तो यही सेटिस्फाई होगी कि बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम कि बी, जो बी वर्ड है, क्या ये सिंगुलर है? हाँ साहब, ये सिंगुलर भी है। क्या ये काउंटेबल है? काउंटेबल भी है, हम गिन सकते हैं लड़कों। उसके बाद चौथी कंडीशन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक चौथी कंडीशन आपकी यहाँ पे आ रही है। तो जो तीसरी कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगी कि सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और ये ए ई आई ओ और यू को छोड़कर किसी वर्ड से प्रारंभ हो रही है, एक्सेप्ट दिस वर्ड्स। इन शब्दों को छोड़, इन लेटर्स को छोड़ के कोई उससे प्रारंभ हो रहा, हाँ ये ए ई आई ओ यू को छोड़ के हो रहा, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब जब हम ध्वनि वाली बात करते हैं, चौथी कंडीशन जो हमारी थी कि ध्वनि किस प्रकार की हो रही थी, जब हम बी को बोलना शुरू करते हैं तो कहीं भी ए ई आई ओ का स्वर नहीं निकल रहा है, ए ई आई ओ का, तो हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कॉमन नाउन। अब ये यहाँ एक और इसी उदाहरण में एक प्रॉपर नाउन का भी उदाहरण आ रहा है। यहाँ पे हमने आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया? अ राम इज अ बॉय क्यों नहीं लिखा? अ राम इज अ बॉय इसलिए लिखा क्योंकि राम किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है, प्रॉपर नाउन है। ये एक प्रॉपर नाउन थी, ये एक कॉमन नाउन थी, ठीक है। तो सामान्य तौर पर ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग बॉय कॉमन नाउन के आगे किया जाता है, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं किया जाता। उसके लिए कंडीशन ये होती है कि नाउन काउंटेबल हो, नाउन सिंगुलर हो, ए ई आई ओ यू उसके नाउन के पहले शब्द ना हो, और ध्वनि ए ई आई ओ की ना हो, तो हम उसके आगे ए का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया होगा, है। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के आगे और प्रॉपर नाउन के आगे हमने ए का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट, आर्टिकल एन का प्रयोग। अब आर्टिकल एन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? आर्टिकल एन का प्रयोग भी अंग्रेजी में जब होता है तो उसका भाव जब निकलता है वो कोई एक ही निकलता है। जैसे अब आप बोल रहे हैं कि यार ए का प्रयोग किया तब भी कोई एक निकल रहा है, और एन का उपयोग करेंगे हम जब किसी सेंटेंस में तो वहाँ भी उसका अर्थ यही निकलेगा। जहाँ आपने एक लगाया तो वहाँ उसका मतलब निकलेगा कोई एक, ठीक है। लेकिन उसके प्रयोग की जो स्थिति कंडीशन है वो अलग है। पहली 2 कंडीशन सेम है, लेकिन जो तीसरी और चौथी कंडीशन है वो उसकी अलग है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ते हैं। तो एक तो बाकी कंडीशन सेम है, खाली एक बीच वाली जो 2 कंडीशन है, ये तीसरी और चौथी कंडीशन, ये ए के प्रयोग से थोड़ी भिन्न है, ठीक। अब हम समझते हैं, नाउन काउंटेबल हो, ये पहले थी। नाउन सिंगुलर हो, ये भी पहले थी। अब नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी का कोई स्वर हो, अर्थात
AEIOU में से कोई एक हो, वहाँ पे कोई एक ना था तब हमने ए का प्रयोग करता है, यहाँ पे AEIOU था तब हमने एन का उपयोग करना है। अब उसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि नाउन के पहले अक्षर की ध्वनि भी स्वर की हो, अर्थात AEIO की हो। यू का जब यू आ जाएगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। इसमें और इसमें फ़र्क है ना, आप ऊपर और दोनों को ही मत समझ लें कि ये AEIOU है तो यहाँ पे भी AEIO, यहाँ पे AEIOU नहीं है, यहाँ पे AEIO और O है, केवल यू नहीं है ना। मतलब ध्वनि AEIO की होनी चाहिए और लेटर जो है AEIOU में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझिए, उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा उससे समझेंगे। उसके अलावा जो बाकी ये जो एक और हमने नियम लिखा है ये है कि प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम आर्टिकल एन का उपयोग नहीं करेंगे। इसका उपयोग भी सामान्यतः कॉमन नाउन के आगे ही किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, छाता है, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई करके अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के अब देखिएगा, बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, ठीक है। क्या अम्ब्रेला एक सिंगुलर नाउन है? हाँ। क्या अम्ब्रेला एक कॉमन नाउन है? ठीक है। क्या सिंगुलर नाउन है? ठीक है, क्लियर हो गई, सिंगुलर है। काउंटेबल है? काउंटेबल भी है। अब हम देखते हैं कि इस काउंटेबल नाउन के आगे क्या इसका जो पहला लेटर है वो AEIOU में से है ना, और ई में से है। हाँ, तो ये हो गया कि यार यू में से है ये। अब इसकी ध्वनि किस प्रकार से हो रही है? जब हम यू को बोलना प्रारंभ करते हैं तो यू लिखा भले यू है उसके आगे, लेकिन उसको जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं तो अम्ब की ध्वनि पहले होती है, अम्ब्रेला। तो ध्वनि स्वर की हो रही है, वोवेल की हो रही है, इसलिए हमारी जो है चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है और हम इसको आर्टिकल एन का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ आपने इस उदाहरण से समझा कि जब इसकी ध्वनि यू, यहाँ भी लिखा हुआ यू है, लेकिन जब इसकी ध्वनि अ जैसी हो रही तो हमने इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया। कुछ और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, हम कुछ और उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ इसका समझने के लिए। ही इज एन ठीक है, वह एक इंजीनियर है, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण लिखा। अब यहाँ पे भी हम वही कहते हैं, उदाहरण क्या है? इंजीनियर एक कॉमन नाउन है, ठीक है। इंजीनियर एक कॉमन नाउन है, तो एक कंडीशन होगी कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन है। फर्स्ट, सेकंड, ये हमारी थर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि AEIOU में से है, तो हाँ ई बिलोंग्स टू AEIO और U, ठीक है। ई बिलोंग्स टू AEIOU, ठीक है। उसके बाद चौथी कंडीशन है कि इसकी इसका जो साउंड है, इट शुड बी साउंड लाइक AEIO, है ना। ए शुड बी साउंड लाइक AEIO, इसे AEIOU के समान ध्वनि करनी चाहिए। तो जब हमने ई का प्रयोग किया तो ई की ध्वनि कैसी? इंजीनियर, तो ही इज एन इंजीनियर, तो ए की ध्वनि आ रही है, एन। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बोला कि ए जैसी ध्वनि हो, तो वहाँ इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल एन का उपयोग किया, ठीक है। इतना आपको समझाने के लिए मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग समझते हैं, है ना। यही कंडीशन सभी नियमों में लागू होगी, जो हमने दूसरे जो उदाहरण आएंगे उनमें भी यही कंडीशन ए और एन के प्रयोग के लिए लागू होगी। हमें इन्हीं चार या पांच कंडीशन जो हमने डिसाइड करी है, उन्हीं कंडीशन के आधार पर हमें ए या एन का प्रयोग किया जाना है या ना किया जाना है, इसे डिसाइड करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जिस वो है द आर्टिकल। द आर्टिकल यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल यानी कि वह किसी डेफिनेट वस्तु, व्यक्ति या स्थान के आगे हम प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी वाक्य में नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ उसका अर्थ क्या निकलता है?
जब किसी अंग्रेजी नाउन के आगे, इंग्लिश सेंटेंस में नाउन के आगे अगर आर्टिकल द का उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ उसका अर्थ निकलेगा वह एक या उस एक। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये एक बोर्ड है, अब ये बोर्ड मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से, तो जब मैं बोलूँगा कि दिस इज द बोर्ड ऑन विच आई एम राइटिंग, है ना, दिस इज द बोर्ड ऑन विच आई एम राइटिंग, तो ये बोर्ड मेरे सामने प्रत्यक्ष है, तो यह वह एक बोर्ड है। जब मैं उसको हिंदी में परिवर्तित करने उसका अनुवाद करूँगा तो यह एक बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका भावार्थ क्या लिख रहा है, ये वह एक बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये तक क्लियर हुआ आपको? तो समझने की बात यह है कि वहाँ जहाँ पे भी द का उपयोग है वहाँ उसका अर्थ वह एक निकलेगा, यानी कोई पर्टिकुलर वह एक या उस एक के रूप में निकलेगा। अब हम इसके जो कंडीशन है वो देखते हैं कि नाउन, अब जिस आर्टिकल के आगे हम जिस नाउन के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करने जा रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कोई यूनिक हो तब हम उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे हिमालय अपने आप में जो एक पर्वत श्रृंखला है वो अपने आप में यूनिक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के आगे हमने द का प्रयोग किया। ऐसे ही द आईफिल टावर, तो आईफिल टावर क्या है, आईफिल टावर अपने आप में एक यूनिक है ना, तो आईफिल टावर के आगे हमने द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से द रेड फोर्ट या कोई और चीज़ भी हो सकती है, जैसे हम देखते हैं द अरेबियन सी, तो या द अर्थ, पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है अपने आप में यूनिक है, द अर्थ हम लिखते हैं इसके आगे द का प्रयोग करते हैं, द अर्थ, है ना। तो द अर्थ क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने आप में यूनिक है, पूरे ब्रह्मांड में उसके ऊपर जीवन है, तो वो एक यूनिक चीज़ होगी, इसलिए उसके आगे द लगाया जाता है। तो ये आपको क्लियर होगी कि नाउन अगर यूनिक हो तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नाउन का प्रयोग अगर वक्ता द्वारा पहले किया जा चुका है, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि दिस, एक उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझिएगा इस उदाहरण से, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड, द बोर्ड that we bought yesterday। ठीक है, दिस इज अ बोर्ड, यह एक बोर्ड है। अब पहले वाक्य में पहला वाला जो वाक्य का पहला वाला भाग था वहाँ पे बोर्ड निश्चित नहीं था, इसलिए हमने इसे आर्टिकल ए के साथ उपयोग किया। लेकिन जो उसका वाक्य का जो दूसरा भाग है कोमा के बाद वाला, ये कोमा लगाओ, इसके बाद द बोर्ड दैट वी बॉट यस्टरडे, जो बोर्ड हमने पिछले दिन खरीदा था ये वह बोर्ड है। तो अब वो बोर्ड निश्चित हो गया, कौन सा बोर्ड, जो हमने कल खरीदा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे द बोर्ड का उपयोग किया। पहले वाले में हमने ए लिखा बोर्ड के आगे, और यहाँ पे हमने द लिखा, द यानी कि पहले वो निश्चित नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको दूसरे कंडीशन में उसको दूसरे जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट था उसमें मैंने डिफाइन कर दिया, तो वो अपने आप में एक डेफिनेट चीज़ बन गई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि नाउन का प्रयोग वक्ता द्वारा पहले किया जा चुका। अब मैंने, है ना, वक्ता द्वारा पहले किया जा चुका। ठीक है, वक्ता ने उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहले देखा है या उससे पूर्व से परिचित है। यदि अगर कोई जो वक्ता से आशय होता है बोलने वाला, द स्पीकर, तो स्पीकर जो है, अगर स्पीकर उस नाउन को पहले देख चुका है, उसे पहले से परिचित है, या है ना उसे वर्तमान में देख रहा है, तब उसके आगे द का प्रयोग होगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया शुरुआत में, आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के आगे हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन के आगे हो सकता है, प्लूरल नाउन के आगे भी हो सकता है, और कुछ स्थितियों में प्रॉपर नाउन के आगे भी इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर आप किसी किताब में देखें तो वहाँ पे मतलब जनरली लिख दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये ऐसा केस नहीं है। प्रॉपर नाउन के आगे भी द का प्रयोग हो सकता है कुछ सर्टेन स्थितियों में। वो कंडीशंस क्या होगी वो हम आगे समझेंगे, पर है ना, इसे पूरी तरह से यूँ कहना कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। आर्टिकल का प्रयोग होता है, सामान्यतः प्रयोग नहीं होता प्रॉपर नाउन के आगे, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में, विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर इसका प्रयोग कब होगा, है ना, सामान्य तौर पर इसका प्रयोग इन कंडीशंस में होगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल एंड प्रॉपर। अब कब नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं होता, मटेरियल नाउन के आगे नहीं होता, कॉमन नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी बात आगे समझ में। नाउन यूनिक हो, वक्ता द्वारा नाउन का प्रयोग पहले किया जा चुका हो, वक्ता ने उसे उस व्यक्ति वस्तु स्थान को पहले देखा हो या उससे परिचित हो या वर्तमान में देख रहा हो, तब या आर्टिकल काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल हो, तब उसके आगे किया जाएगा। प्रॉपर नाउन के आगे भी किया जा सकता है कुछ स्थिति में, और सामान्य तौर पर एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल,
कॉमन नाउन के आगे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। आर्टिकल द का प्रयोग। अब किसी अंग्रेजी वाक्य में द के बाद, अब जब हम द बोलते हैं, यहाँ पे अभी द का द है, लेकिन आपने कहीं देखा होगा कि इसको दी भी कहा जाता है। तो द किस स्थिति में द को द का उच्चारण दी और द का उच्चारण द के रूप में कब होगा, ये हमें समझना है, क्योंकि ये इसी के संदर्भ में है। हालांकि ये आर्टिकल का टॉपिक नहीं है, पर ये एक ज्ञान की बात है, थोड़ा समझने योग्य बात है कि द का कई जगह द के रूप में बोला जाता है, कई जगह द को दी के रूप में बोला जाता है। तो वो कब होता है, जब किसी अंग्रेजी वाक्य में द के बाद आने वाली नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रही हो, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के किसी वर्ड से लेटर से प्रारंभ हो रही हो, तो द का उच्चारण द के रूप में होगा, द का उच्चारण द ही होगा। अगर कॉन्सोनेंट, अगर द के बाद जो नाउन आ रही है वो अगर किसी कॉन्सोनेंट से चालू हो रही है, तो वो उसके आगे हम द का प्रयोग बोलने के लिए द का करेंगे। लेकिन यदि द के बाद आने वाली नाउन जो है वोवेल से प्रारंभ हो रही है, यानी कि ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो रही है, तब हम उसके आगे उच्चारण जो है द का प्रयोग, दी का प्रयोग करेंगे। द नहीं बोलेंगे, वहाँ पे उसको दी बोला जाएगा। और यदि हम नाउन ऐसी है जिस पे हम जोर डालना चाह रहे हैं कि यार उस नाउन के ऊपर हम कुछ विशेष जोर डालना चाह रहे हैं, उस स्थिति में चाहे आर्टिकल, चाहे जो नाउन द वोवेल से शुरू हो रही हो या उससे शुरू हो रही हो कॉन्सोनेंट से, लेकिन उस दोनों ही स्थिति में हम दी का उच्चारण करेंगे। ठीक है, इतनी बात आएगी समझ में, उदाहरण से समझेंगे। देखिए, लिखते हैं, दिस इज द बॉय वी मेट ये मैंने एक उदाहरण लिखा कि दिस इज द बॉय वी मेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब बात आ रही है हमें, चूंकि ये यहाँ पे हमने समझना है कि द का यहाँ पे इसका उच्चारण क्या हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि इसके पीछे जो नाउन आ रही है, कॉमन नाउन बॉय, वो कॉन्सोनेंट से चालू हो रही, तो जब हम बोलेंगे इसको पढ़ना तो दिस इज द बॉय बोलेंगे, है ना कि दी बॉय बोलेंगे। दिस इज दी बॉय बोलना गलत होगा, दिस इज द बॉय। लेकिन अगर इसकी जगह दिस इज द एप्पल वी पिक्ड यस्टरडे, है ना, ये वो एप्पल जो हमने पेड़ से चुना था कल। अब यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे द का उच्चारण कैसा होगा, दिस इज दी होगा, दिस इज दी एप्पल। यहाँ पे दिस इज द बॉय था, दिस इज द बॉय का उच्चारण हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट था। और यहाँ पे दिस इज दी एप्पल का उपयोग हुआ उच्चारण के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वोवेल था, ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये बात आगे समझ में इतनी क्लियर हो गई, दो ऊपर की। अब जो मैंने तीसरी आपको बात बताई थी कि तीसरी बात ये बताई थी मैंने आपको कि जब हम किसी नाउन पे जोर डालना चाहते हैं, तब उसका द जो है द का उच्चारण THE द का उच्चारण दी के रूप में होगा। कैसे होगा, जैसे गिव मी गिव मी द मनी। अब आप किसी के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं गिव मी द मनी, गिव मी द मनी, वाट, कौन सी मनी, जो आपने उसको उधार दी थी 1 या 2 दिन। तो यहाँ पे आप उस किस पे जोर डालना चाहते हैं, मनी नाम की नाउन पे जोर डालना चाहते हैं। इसलिए जब आप इसको बोलोगे तो दिस इज गिव मी दी मनी, गिव मी द मनी, है ना। तो यहाँ पे एम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जब जोर डालने के लिए प्रयोग करेंगे, सामान्य तौर पे हम बोलेंगे तो द उच्चारण होगा कि गिव मी द मनी। लेकिन जब आप उस मनी के ऊपर जबरदस्ती जोर डालना चाह रहे हैं, तब उसके जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो गिव मी दी मनी कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मनी की जगह कोई और उदाहरण होता, जैसे गिव मी अम्ब्रेला, आपने किसी को अम्ब्रेला दिया अपना, और आपके दोस्त ने वो अम्ब्रेला आपको लौटाया नहीं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उसके यहाँ पे और उससे बोलेंगे यार मुझे मेरा अम्ब्रेला दे, जोर से कहेंगे कि यार नहीं यार मुझे मेरा छाता से पानी बहुत गिर रहा है, ठीक है ना। तो कैसे बोला जाएगा उसमें कि गिव मी, ठीक है, ये मैंने लिखा।
अब ये मैंने लिखा जब तो गिव मी दी है ना द अम्ब्रेला, अगर मैं सामान्य तौर पर, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है वोवेल है, लेकिन फिर भी हमने द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मैं जोर डालना चाह रहा था कि गिव मी दी अम्ब्रेला, तो गिव मी जब यहाँ पे उच्चारण करेंगे तो दी का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो भी द का प्रयोग होगा, यदि वोवेल होगा तो उसके आगे दी का उच्चारण होगा, और अगर आप किसी नाउन के ऊपर विशेष रूप से जोर देना चाहते हैं तो चाहे वोवेल हो कॉन्सोनेंट हो, दी का प्रयोग होगा। मूव टू नेक्स्ट, है ना। अब आर्टिकल के विस्तृत नियम हम पढ़ना समझ रहे हैं। नाउन प्रोपर नाउन के आगे ए या एन का प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है, नहीं किया जाता एक्चुअली, सॉरी, ये यहाँ पे पर नहीं किया जाता है सामान्य, ये बात आ रही है। प्रोपर नाउन के आगे ए या एन का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे उदाहरण लिखा गया है, दिस इज सुरेश और ही इज विकास। ठीक है, तो सुरेश क्या है? सुरेश एक प्रॉपर नाउन है किसी व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग ए या एन का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार विकास, हमने कहा कि ही इज विकास, तो विकास भी एक किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार आरा इज इन बिहार, आरा इज इन बिहार। ठीक है, अब देखिए, एक तो प्रॉपर नाउन जो होती है उनकी सभी कैपिटल्स में चालू होती है, तो ये आरा भी एक प्रॉपर नाउन है, बिहार भी एक प्रॉपर नाउन है, तो आरा इज इन बिहार। ठीक है, आरा इज इन बिहार, बात समझ में आ गई। लेकिन अब आरा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, बिहार भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों में से किसी के लिए भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, एक बिहार के साथ, ये चूंकि जो बिहार एक राज्य है, तो राज्य जब अपने नाउन के साथ ही लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे केवल बिहार लिखा तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन जब इसे स्टेट के रूप अलग से लिखा जाए, द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, तो जब हम इसके आगे, ये अगर नॉर्मल लिखा जाता बिहार तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर इसके आगे इस प्रकार से लिखा जाए स्टेट ऑफ, तो उसके आगे फिर हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। ये यहाँ पे बताने योग्य बात थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देश के नाम, जैसे स्टेट के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग, है ना, नहीं किया जा रहा है। किसी स्थान के नाम के आगे जो प्रॉपर है उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और जो अगर कोई प्रॉपर नाउन है, यानी किसी व्यक्ति का प्रॉपर व्यक्ति विशेष का नाम है, तो उसके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश के नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। माई कंट्री इज इंडिया, यहाँ उदाहरण लिखा मैंने, माई कंट्री इज इंडिया, तो माई कंट्री इज इंडिया, इंडिया मेरा देश है, यहाँ पे भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। माई कंट्री इज इंडिया। टुडे इज फ्राइडे, जो वार है उनके नाम के आगे भी अगर वार निश्चित ना हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। टुडे इज फ्राइडे, अ फ्राइडे नहीं, टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि फ्राइडे इन अ जनरल सेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। वार के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दे केम हेयर इन जुलाई, अब यहाँ पे जो महीना है, महीने के नाम के आगे भी हमने जुलाई उसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महीना ए भी अनसर्टेन तो है ही सही, ये एक नियम है कि इसके आगे हमने नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने समझी कि स्टेट के नाम के आगे, किसी जिले स्थान के नाम प्रॉपर नाउन के आगे, देश के नाम के आगे, वार के नाम के आगे, महीने के नाम के आगे हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मूव टू नेक्स्ट। आर्टिकल एन के प्रयोग के नियम क्या है? अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शॉर्ट में लिखा है SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक वचन संज्ञा। ठीक है, एक वचन और गणन योग संज्ञा अगर कोई हो तो उसके आगे हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। कैसे? कार, आप देखिएगा यहाँ उदाहरण लिखा, अ कार इज पार्क्ड हियर, अ कार इज पार्क्ड हियर, तो कार इज पार्क्ड हियर। अब कार एक काउंटेबल SCN है, SCN यानी कि सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये जो है, जो वाक्य जो है कार से चालू हुआ था, इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम। एलिफेंट किल्ड अ मैन इन दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एलिफेंट किल्ड अ मैन इन दंतेवाड़ा, एलिफेंट ने एक व्यक्ति को दंतेवाड़ा में मार दिया। एलिफेंट किल्ड अ मैन। अब यहाँ पे एलिफेंट क्या था? एक एलिफेंट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी, लेकिन चूंकि ई से चालू हो रहा है तो हमने इसके आगे ए का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस था वो किसी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से चालू हो रहा था, इसलिए हमने उसके आगे ये आर्टिकल एन का प्रयोग कर दिया। ठीक है, और उसका डिसाइड कैसे हो? नाउन के आधार पर डिसाइड हो। यहाँ पे नाउन कार थी, कार के आधार पे ए का उपयोग हुआ। आर्टिकल, यहाँ पे नाउन एलिफेंट था, उसके आधार पे एन का उपयोग हुआ। अब दूसरा नियम समझते हैं हम कि
है ना। और यहाँ पे एक और बात गौर फरमाइएगा कि दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा भी एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। दंतेवाड़ा एक छत्तीसगढ़ में एक जिला है, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है ना। तो दंतेवाड़ा चूंकि जिला है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने उसके आगे यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट नियम है उसे हम पढ़ते हैं। पेशे अर्थात प्रोफेशन के नाम के आगे ए या एन का प्रयोग हुआ। अब प्रोफेशन क्या, प्रोफेशन व्हाट है ना, प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन एक कॉमन नाउन है, ठीक है। प्रोफेशन के जो अंतर्गत जो आएगा वो कॉमन नाउन होगा। कैसे, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, ठीक है, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन। इंजीनियर इज अ प्रोफेशन, ऐसे ही टीचर इज अ प्रोफेशन, ठीक है, टीचर इज अ प्रोफेशन। तो ये सब क्या है, प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि मैंने कहा कि प्रोफेशन के आगे ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन पोस्ट के आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब प्रोफेशन और पोस्ट में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डॉक्टर की भी तो पोस्ट है, टीचर की भी एक पोस्ट है। टीचर एक प्रोफेशन है, एक जॉब है, एक नौकरी है ना, लेकिन पद क्या होगा, पोस्ट, यानी कि पोस्ट का आशय पद होता है। तो पद किसी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा एक समय पर धारित किया जाता है, ठीक है, वो पद होगा। जैसे हम जब आप देखते हैं टीचर, किसी स्कूल में टीचर भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होता है, एक प्रिंसिपल होता है। तो जो प्रिंसिपल है वो एक निश्चित आदमी है। टीचर बहुत सारे हैं, टीचर किसी स्कूल में 2, 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक होगा। तो जब हम प्रिंसिपल का एक पद है, टीचर का एक प्रोफेशन, लेकिन प्रिंसिपल का एक पद होता है। तो प्रिंसिपल का जो पद है वो पद अपने आप में एक निश्चित पद है, इसलिए हम उसके आगे द प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। लेकिन टीचर के आगे द टीचर तब होंगे जब हमारे सामने होगा, तब हम उसका उपयोग करेंगे। तो प्रोफेशन के आगे आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है जब हम उसे जनरली बोलते हैं तब। जैसे एक उदाहरण देखिए, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर एक प्रोफेशन था, इसके आगे ए का प्रयोग हुआ। और इसका जो ए और एन का प्रयोग का नियम वही लागू होंगे जो हमने ए और एन के जो सामान्य नियम पढ़े थे, क्या AEIOU वाले जो पढ़े थे, वो नियम इस पर लागू होंगे। जैसे मिस्टर अजय इज एन इंजीनियर, अब यहाँ पे इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है, इसके आगे हमने ए का प्रयोग कर दिया। मिस्टर परिहार इज एन MLA, अब यहाँ पे भी MLA भी बहुत सारे MLA हैं। मुख्यमंत्री इज द चीफ मिनिस्टर आएगा, लेकिन द MLA नहीं आएगा, MLA अपने आप में जनरल वे में हो गया। तो मिस्टर परिहार इज एन MLA, इज द MLA नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगर तो ये बात हो गया आपको क्लियर कि यार जो पद प्रोफेशन है उनके नाम के आगे हमने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल ए के प्रयोग के कुछ अन्य नियम देखते हैं। प्रति इकाई दर बताने के लिए अर्थात पर यूनिट रेट बताने के लिए भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राइस ऑफ बनाना इज 20 रुपीज़ अ किलो, यहाँ पे 20 रुपीज़ अ किलो यानी कि 20 रुपये प्रति किलो। पर यूनिट रेट क्या है, केले का प्रति यूनिट रेट क्या है, प्रति यूनिट से आशय यहाँ पे यूनिट यानी कि इकाई यानी कि किलो एक इकाई है वजन नापने की, इस हिसाब से इकाई यानी कि एक यूनिट में समझ लेना उसको, इकाई से आशय केजी है यहाँ पे। तो प्राइस ऑफ बनाना इज 20 रुपीज़ अ केजी। पहले कुछ समय पहले केले जो है डजन्स में आते थे, लेकिन आजकल जो है केले किलो में नापे जा रहे हैं। तो इसलिए प्राइस ऑफ बनाना इज 20 रुपीज़ अ केजी। राम अर्न्स टू 12,000 अ मंथ, ठीक है, राम जो है 12,000 रुपये प्रति महीना कमाता है। तो यहाँ पे भी अ मंथ है ना, रुपीज़ पर मंथ का आशय मतलब प्रति महीने दर की है उसकी अर्निंग की ये। इसी प्रकार वी गो टू शिरडी वंस अ वीक, ठीक है ना, हम प्रति सप्ताह शिरडी जाते हैं साईं बाबा के दर्शन करने, तो है ना। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे सभी चीज़ें जो है अ वीक, अ केजी, अ मंथ, ये सभी दर को दिखा रहे हैं। पर यूनिट इस केस में केजी थी, इस केस में मंथ था, इस केस में वीक था, पर ये पर यूनिट वो बता रही है इकाई, ठीक है, रेट बताने के लिए। तो समझ में आया, ये पर यूनिट रेट बताने के लिए ए एन का प्रयोग हम करेंगे। और कैसे होगा उसका, कि जो पीछे वाली इसके पीछे जो आ रही यूनिट आपकी, उसके आधार पे ए या एन का डिसाइड हो जाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद ए या एन का प्रयोग होगा। अब एक्सक्लेमेशन क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे हमने इसका प्रयोग करना है, क्या कहते हैं, ए या एन का, ठीक है। जब आप किसी कार को देखते हैं, ठीक है, तो कार को देखा आपने कि यार जैसे टार्जन द वंडर कार, तो अपन वंडर कार को देख के आपके मन में एक भाव आता है कि वाट अ कार। तो वाट अ कार, जब आपने टार्जन द वंडर कार देखी तो आपने बोला यार वाट अ कार, आपको उसको देख के विस्मय हुआ। तो विस्मय के लिए ये जो साइन हमने लिखा है, एक डंडा और ये विस्मय आदि बोधक साइन होता है, ठीक है ना। विस्मय सूचक शब्दों का सेंटेंसों के आगे इसका उपयोग किया जाता है।
है ना, और सामान्य अंग्रेजी के सेंटेंस जहाँ खत्म होते हैं वहाँ पे इससे विराम चिन्ह के रूप में इसका उपयोग किया था। वाट अ कार, अब यहाँ पे देखते हैं वाट अ कार, तो WH से शुरू हुआ ऐसे, ऐसे ही वाट एन आइडिया, वाट एन आइडिया, आपने सुना हो ना वाट एन आइडिया सर जी, तो यहाँ पे भी हमने ऐसा, तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं, ये वर्ड कितनी सुंदर कार है, कितनी सुंदर कार है। तो हमने इसके आगे ये आर्टिकल ए का प्रयोग किया, नाउन हमारी कार के आगे नाउन, आइडिया, वाट एन आइडिया, ये एक एक्सप्रेशन नाउन थी, इसके आगे हमने एन का प्रयोग किया, वाट एन आइडिया, ठीक है। तो ये भी एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है। अब बात ये है, बात छोटी सी ये है कि एक्सक्लेमेशन नी, अगर ये नी भी दिखा रहा होता तो भी आपने ए का ही प्रयोग करना था। क्यों? क्योंकि कार अपने आप में सिंगुलर, काउंटेबल और सभी नियमों को फॉलो करती है जो मैंने आपको पहले बताया। इसी प्रकार से अगर ये एक्सक्लेमेटरी नहीं भी होती तो भी आइडिया के आगे आपने एन आइडिया ही प्रयोग करना था। क्यों? क्योंकि वो सभी नियम फॉलो हो रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ए और एन के प्रयोग के अन्य नियम देखते हैं। प्रतीक, अच्छा ये वापस आ गया क्या, रिपीट हो गया, सॉरी। तो ए और एन के प्रयोग के नियम, जब कोई जो नाउन है वो उसकी पूरी जाति के गुण को बता रहा हो तब हम उसके आगे ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, अ टाइगर, इसको थोड़ा एक दूसरा उदाहरण लिखता हूँ। टाइगर डेंजरस तो है ही सही, टाइगर इज एन अग्रेसिव, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने टाइगर इज एन अग्रेसिव एनिमल, अ टाइगर इज एन अग्रेसिव एनिमल, वहां से भी समझ सकते हो, वहां पे आपको ए और एन दोनों का प्रयोग समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको केवल जैसे, तो अब जो टाइगर है, टाइगर एक कॉमन नाउन है, और लेकिन उसके आगे हमने ए का प्रयोग क्यों किया? ए का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो टाइगर है वो पूरे उसके समाज के, जो उसकी जो पूरी जाति है उसका पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। सभी टाइगर खतरनाक होते हैं, है ना, यहाँ से निकल रहा है कि टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, तो सभी शेर खतरनाक है, बाघ खतरनाक है, इसलिए हमने उसे एक का प्रयोग करके उसको जनरलाइज कर दिया कि सभी, मतलब एक टाइगर है मतलब सभी टाइगर ही खतरनाक है। वैसे ही लिखा मैंने एक, अ टर्टल इज अ शाय एनिमल, अ टर्टल, है ना, टर्टल तो समझ रहे होंगे आप, टर्टल क्या होता है, टर्टल यानी कछुआ, टर्टल इज अ शाय एनिमल, शाय यानी कि डोंट बी शाय महानी, गाना सुना, हाँ, शाय यानी कि भयभीत ना होना या शर्माना नहीं, है ना। तो टर्टल इज अ शाय एनिमल, टर्टल एक शर्मिला जानवर है। तो ये जो टर्टल की जो ये गुण है, ये उसकी टर्टल की संपूर्ण जाति पर लागू होता है। आप टर्टल के पास जाओगे तो घबरा के अपने आप को अंदर कर लेगा। तो ये चूंकि टाइगर हिंसक जानवर है, अग्रेसिव जानवर है, ये भी उसकी बात, बाघ जो है अग्रेसिव होता है, इसलिए पूरी जनरलाइज बात है सभी जाति के लिए। ऐसे ही उसका जो टर्टल का शाहीपना है, जो टर्टल की जो शाइनेस है वो उसकी पूरी जाति के लिए है, तो इसलिए हमने उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करके उन दोनों को जनरलाइज कर दिया। अर्थात यदि कोई जो जाति है उसके एक जाति का कोई एक इंडिविजुअल उसकी संपूर्ण जाति के गुण या विशेषता बता देता है तो उसके आगे हम ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इस लेक्चर का एंड था। हमने ए और एन के जो है प्रयोग सीखे हैं, ए और एन की थ्योरी समझी हमने कि ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा लेक्चर है इसके आगे कुछ जो इसके जो बचा हुआ शेष भाग है हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि इन जो हमने नियम आपको समझाए आज के वीडियो में, इनको अपने स्तर से समझिएगा, मनन कीजिएगा, उनको एक आध बार पढ़ के रिवाइज कीजिएगा नोट्स के द्वारा, तब आप और अपने आसपास की दैनिक जीवन की वस्तु में उनको अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें एक्सेप्शन कुछ निकलेंगे, वो आपको समझ में आएंगे और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि किताब में क्वेश्चन जो होते हैं वो रेंडम बनते हैं और आप रेंडम चीज़ों को अपन उसको प्रयोग करते नहीं, इसलिए वो उतना हम सार्थक उसका उपयोग नियमों को ज्ञात होते हुए भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें अभी जो है जो हमने सीखा उनका प्रयोग दैनिक जीवन की वस्तुओं पर भी प्रयोग करके उसे अच्छी तरीके से सीखना होगा, ताकि हम जब कोई ऐसी रेंडम क्वेश्चन आए तो हम उसे अच्छे से डील कर पाएँ। तो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से पढ़ें और सिलेक्शन वाले के साथ बने रहें। सिलेक्शन वाले क्लियर होंगे फंडे तो गड़ेंगे झंडे।